मुझे हमेशा हैरानी होती है जब मैं इन बच्चों की फोटोज को देखता हूँ, इनके बारे में पढ़ता हूँ कि कैसे ये बच्चे बड़े होकर लाखों लोगों की मौत का कारण बने, कैसे इन्होंने एक टाइम पर आकर पूरी कंट्रीज पर कंट्रोल किया और एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत की। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इस बच्चे की स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करूंगा जो कि एक गरीब परिवार से उठा और मिडिल ईस्ट के इस देश का एक पावरफुल डिक्टेटर बनकर सामने आया। This story is not just about how this man lived his life. It's about the factors that shaped his future and how his decisions built and eventually ended his life. इराक में यहाँ पर एक अल अब्जा नाम का छोटा सा गांव है। 28 अप्रैल 1937 को यहाँ पर सद्दाम हुसैन का जन्म होता है। इसके परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी परिवार में, क्योंकि सद्दाम के जो पिता थे वो कोई हाई लेवल की नौकरी वगैरह नहीं करते थे। वो बस भेड़ बकरियां पालकर अपना परिवार चला रहे थे। माना जाता है कि जब सद्दाम हुसैन पैदा होने वाला था तो उस टाइम के दौरान या तो सद्दाम के जो पिता थे वो घर छोड़कर चले गए थे या फिर गले के कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई थी। खैर, जो भी हुआ हो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मौत के बाद सद्दाम की जो माँ थी वो इस बंदे के साथ शादी कर देती है। शादी के बाद इनके कई सारे बच्चे होते हैं, यानी सद्दाम के हाफ सिबलिंग्स, लेकिन उनके साथ सद्दाम का जो एक बोलते हैं ना कि एक इमोशनल कनेक्शन जो होता है वो कभी नहीं बन पाता। अब सद्दाम के साथ बचपन में क्या हो रहा था कि एक तो इसको अपनी माँ के द्वारा वैसा ट्रीटमेंट या वैसा प्यार नहीं मिल पा रहा था जैसे कि नॉर्मली एक माँ अपने बच्चे को करती है, और ऊपर से इसका जो दूसरा बाप था वो इसके साथ काफी ज्यादा अग्रेसिव रहता था और कभी कभी तो इसके साथ मारपीट भी करता था। कुछ टाइम बाद यानी बचपन में ही सद्दाम हुसैन अपना घर छोड़कर बगदाद में चला जाता है अपने मामा के पास। जैसा माहौल सद्दाम अपने बचपन में देख चुका था, उसके बाद बगदाद में आना सद्दाम के लिए बिल्कुल ये एक नई दुनिया में आने जैसा था, जहां पर उसकी सोच और उसका जो दुनिया को देखने का नजरिया था उस पर उसके मामा का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। और आने वाले टाइम में यही इम्पैक्ट सद्दाम हुसैन की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर भी नजर आने वाला था। सद्दाम हुसैन एक ऐसे टाइम पीरियड के दौरान बड़ा हो रहा था जब दुनिया भर में और खास तौर पर मिडिल ईस्ट में कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे जो कि हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। इस मैप में आप देख सकते हो कि जिस एरिया में आज ये सभी देश है ना, 16th सेंचुरी के दौरान यहाँ पर काफी हद तक ऑटोमन एम्पायर का ही कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन 1918 तक आते आते सब कुछ बदल चुका था। यानी वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर्स की हार हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर्स को सपोर्ट करने वाला ऑटोमन एम्पायर भी कोलैप्स हो चुका था, और अब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस मिडिल ईस्ट के उस रीजन पर कंट्रोल करना शुरू कर चुके थे जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल हुआ करता था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रीजन पर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो कंट्रोल किया गया था वो परमानेंट कंट्रोल नहीं था, वो बस टेम्परेरी कंट्रोल था, क्योंकि इनका कहना ये था कि अभी मिडिल ईस्ट के ये रीजन्स सेल्फ रूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हो जाएंगे तो हम इनको इंडिपेंडेंस दे देंगे, और ऐसा हुआ भी, लेकिन बस दिखावे के लिए। 1932 में क्या होता है कि इराक को किंग फैजल 1 के अंडर नॉमिनल इंडिपेंडेंस दे दी जाती है, और इसका मतलब ये था कि अब इराक ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। इनका अपना एक फ्लैग था, अपनी गवर्नमेंट थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि अभी भी इराक पूरी तरह से ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं था। यानी कि नॉमिनल इंडिपेंडेंस पाने के बाद भी इराक की फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री एग्रीमेंट्स और इराक की ऑयल पर ऑलमोस्ट ब्रिटेन का ही कंट्रोल चल रहा था। साल 1940 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, और इधर इराक में कई सारे लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर चुके थे, और कुछ ग्रुप्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने नाजी जर्मनी के साथ भी अलाइन होने की कोशिश की थी ताकि इराक की मोनार्की को खत्म कर सकें और इराक में जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है उसको जड़ से उखाड़ सकें, क्योंकि उनका मानना ये था कि हमारा जो राजा है ना वो हमारे देश के इंटरेस्ट्स के लिए काम नहीं कर रहा, वो बस वही कर रहा है जो ब्रिटिशर्स उससे करवा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसके जरिए सद्दाम हुसैन एक आम लड़के से एक पावरफुल डिक्टेटर बन पाया।
इराक के बिल्कुल साथ ही में ये एक देश है जिसका नाम है सीरिया। 1947 में यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत होती है जिसका नाम था अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी। इस पार्टी की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी ना, वो पैन अरबिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म पर बेस्ड थी। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये था कि सभी अरब नेशंस के लोगों को रिलीजन को दूर रखकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और मिडिल ईस्ट से फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, तभी हम दोबारा से पावरफुल बन पाएंगे। अब देखिए कि बाथ पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी ना, वो सोशलिस्ट और सेकुलर थी, वो किसी एक धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे बाथ पार्टी की विचारधारा सीरिया से बाहर निकलकर बाकी अरब नेशंस में भी फैलने लगी। और अगर इराक की बात करें तो 1951 में इराक में भी बाथ पार्टी की एक ब्रांच एस्टेब्लिश हो चुकी थी और सद्दाम हुसैन के जो मामा थी ना, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, वो इराक में बाथ पार्टी के स्टार्टिंग फेज वाले मेंबर्स में से एक थे। 6 साल बाद जब सद्दाम हुसैन की उम्र 20 साल के आसपास थी तो वो भी इराक की बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इस टाइम के दौरान इराक में जो पॉलिटिकल माहौल था वो बहुत खराब चल रहा था, यानी देश में अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, स्प्रेशन और इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। इराक का जो मोनार्की सिस्टम था और उस सिस्टम के ऊपर जो ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस था, उससे लोग तंग आ चुके थे। अब हम स्टोरी में थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी 1952 में। इस साल क्या हुआ था कि इजिप्ट में कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने मिलकर यहाँ के राजा को पावर से हटा दिया था और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को डायरेक्ट चैलेंज करते हुए यहाँ पर नेशनलिस्ट रिजीम को एस्टैब्लिश कर दिया था। अब इस इजिप्ट वाले इवेंट की वजह से आने वाले टाइम के लिए सभी अरब नेशंस में एक एग्जाम्पल सेट हो चुकी थी कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। और इसका असर इराक में भी देखने को मिल रहा था जब 1957 में इराक की मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स और बाथ पार्टी के फॉलोअर्स इराकी मोनार्की के अगेंस्ट बोलने के लिए काफी ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस कर रहे थे। 1958 में इराक में माहौल इतना गर्म हो चुका था कि इस साल इराकी आर्मी के फ्री ऑफिसर्स ग्रुप के ये 2 मेन लीडर्स बगदाद में एक मिलिट्री कू लॉन्च कर देते हैं और उस कू में किंग फैसल II, उनकी फैमिली और इराक के डी फैक्टो रूलर को मार दिया जाता है। डी फैक्टो रूलर मतलब राजा यही था, लेकिन इसकी एज बहुत कम थी, इसलिए देश को चलाने के लिए जो भी काम किया जा रहा था, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, वो सभी ले रहा था ये बंदा। खैर, अब इराक में मोनार्की खत्म हो चुकी थी। कुछ ही घंटों के बाद इराक को ऑफिशियली एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाता है और अल कारिम कासिम बन जाते हैं इराकी रिपब्लिक कंट्री के नए लीडर। अब इसी साल एक और इंटरेस्टिंग चीज की शुरुआत होती है। इजिप्ट और सीरिया क्या करते हैं कि ये दोनों देश एक साथ मिलकर एक पॉलिटिकल यूनियन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। अब इस पॉलिटिकल यूनियन की विचारधारा भी वही थी जो कि बाथ पार्टी की थी कि सभी अरब नेशंस के लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब सीरिया और इजिप्ट इसको बोलते हैं कि भाई तुम भी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक को ज्वाइन कर लो, लेकिन ये कर देते हैं मना। शायद इनके दिमाग में पंजाबी लोगों की वो कहावत आ गई होगी कि राज ते खाज जे आप करिए मजा ताइयों आमदा है। खैर, जब ये यूनाइटेड अरब रिपब्लिक को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं तो ये बात इराक में जो बाथ सोशलिस्ट पार्टी के फॉलोअर्स थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो हो जाते हैं गुस्सा। और बाथ पार्टी के जो कुछ रेडिकल फॉलोअर्स थे उनके दिमाग में ये चीज आनी शुरू हो जाती है कि अब कुछ भी हो जाए हम कासिम को नहीं छोड़ेंगे, अब इसको मरना ही पड़ेगा। इसलिए फिर कासिम की असासिनेशन का प्लान बनाया जाता है और उस प्लान में सद्दाम हुसैन भी शामिल होता है जिसकी उम्र उस टाइम सिर्फ 21 साल के आसपास थी। अब दिन आ चुका था जिस दिन की प्लानिंग काफी टाइम से चल रही थी। इराक में ये एक अल राशिद नाम की स्ट्रीट है, तो यहाँ से कासिम अपनी कार में जाने वाला था और ये तो ऑब्वियस ही है कि उसकी सिक्योरिटी उसके साथ ही आने वाली थी। तो सद्दाम और उसके साथी हथियारों के साथ तैयार बैठे थे कि आज हम कासिम को मार डालेंगे। लेकिन जब कासिम अपनी कार में यहाँ से जाता है तो माना जाता है कि सद्दाम उसकी कार पर फायरिंग करने में थोड़ी जल्दी कर देता है, जिसके बाद फिर दोनों तरफ से फायरिंग होती है। कासिम को 2 गोलियां लगती हैं लेकिन फिर भी वो बच जाता है और एक गोली लगती है सद्दाम हुसैन के पैर पर, लेकिन फिर भी वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब कासिम की असासिनेशन तो फेल हो चुकी थी और ये बात तो पक्की थी कि अब कासिम उन लोगों को छोड़ने वाला तो था नहीं जो उसको मारने के लिए आए हुए थे। इसलिए सद्दाम और उसके साथी सीरिया भाग जाते हैं
और सीरिया में जाकर जल्द ही सद्दाम वहां की बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इधर इराक में क्या हुआ, जिन लोगों ने कासिम को मारने की प्लानिंग बनाई थी उनमें से ज्यादातर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके अगेंस्ट ट्रायल शुरू कर दिए जाते हैं। इराक पर राज करते हुए कासिम को लगभग 4 साल हो चुके थे और इन्हीं 4 सालों के दौरान बाथ सोशलिस्ट पार्टी सीक्रेटली काम कर रही थी, नए नए कनेक्शंस बना रही थी और उनके लिए जो कासिम नाम की प्रॉब्लम थी ना, उसका सल्यूशन ढूंढ रही थी कि कैसे हम कासिम को पावर से हटा सकें और खुद पावर में आ सकें। और जल्दी ही उनको इसका सल्यूशन मिल भी जाता है। फरवरी 1963 में बाथ पार्टी के लीडर्स इराकी आर्मी के कुछ पावरफुल फैक्शंस के साथ मिलकर इराक में एक मिलिट्री कू लॉन्च करते हैं और बहुत ही वायलेंट तरीके से कासिम की गवर्नमेंट को पावर से बाहर निकाल देते हैं। ये कासिम की ही फोटो है, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब मैं बोल रहा हूँ कि वायलेंट तरीके से गवर्नमेंट को हटाया गया था तो उस टाइम पर क्या क्या हुआ होगा और कैसे कैसे हुआ होगा। तो अब बाथ पार्टी पावर में तो आ चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास एक विचारधारा तो थी लेकिन देश को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। और सबसे खतरनाक बात पता क्या थी कि ना तो इराकी आर्मी पूरी तरह से बाथ पार्टी के कंट्रोल में थी और ना ही बाथ पार्टी के लिए पूरी तरह से वफादार थी। और इसी गैप का फायदा उठाता है अब्दुल सलाम आरिफ। अब शायद आपको इसकी फोटो कहीं पर देखी हुई लग रही होगी। दरअसल ये वही मिलिट्री ऑफिसर है जिसने 1958 में कासिम के साथ मिलकर इराकी मोनार्की के अगेंस्ट मिलिट्री कू लॉन्च किया था। अब आरिफ क्या करता है कि ये इराकी आर्मी में इसके जो कुछ लॉयल ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलकर एक काउंटर कू लॉन्च करता है और बाथ सोशलिस्ट पार्टी, जिसको अभी पावर में आए हुए सिर्फ 9 महीने हुए थे, उनको सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट से बाहर निकाल देता है। और एक बार फिर से इराक में जो पावर थी वो किसी मिलिट्री लीडर के कंट्रोल में चली जाती है। जिस टाइम के दौरान अब्दुल सलाम आरिफ ने काउंटर को किया था ना, तो उस टाइम के दौरान सद्दाम हुसैन भी इराक में आ चुका था। लेकिन अब जब बाथ पार्टी को पावर से बाहर निकालकर बैन कर दिया गया था तो सद्दाम हुसैन क्या करता है कि ये इराक में बाथ पार्टी के जो सेल्स सीक्रेटली काम कर रहे थे उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। 1964 में सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो इराक में बैन की गई पॉलिटिकल पार्टी के लिए सीक्रेटली काम कर रहा था और दूसरा उसके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया था कि वो अब्दुल सलाम आरिफ को मारने की प्लानिंग बना रहा था। तो सद्दाम को हो जाती है जेल और लोगों में ये परसेप्शन बन जाती है कि अब इसका तो हो गया खेल खत्म, अब पता नहीं ये कितने साल जेल के अंदर रहेगा और कभी बाहर आ भी पाएगा या फिर वहीं पर मारा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ 2 ही साल बाद सद्दाम हुसैन जेल से भाग जाता है और इस टाइम के दौरान उसकी एज लगभग 30 साल के आसपास होती है। वो पहले से ज्यादा मैच्योर होता है, ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है और ज्यादा खतरनाक भी। जेल से भागने के बाद सद्दाम काफी फेमस हो चुका था, इसलिए जल्द ही उसको बाथ सोशलिस्ट पार्टी का रीजनल कमांडर बना दिया जाता है और उसकी पहचान एक ऐसे ऑर्गेनाइजर की तरह होनी शुरू हो जाती है जो लोगों को जोड़ सकता था, स्ट्रक्चर कर सकता था और बाथ सोशलिस्ट पार्टी को सिस्टमैटिकली ग्रो कर सकता था। Mainly French-built fighter bombers, prepared to launch the most decisive airstrike in history. Their target, the air forces of Egypt, Syria and Jordan. 1967 में अरब इजराइल वॉर होती है जिसमें ये सभी अरब कंट्रीज एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करती हैं। 6 दिन तक लड़ाई चलती है जिसके बाद अरब नेशंस की हार होती है। इजराइल से हारने के बाद अरब नेशंस में काफी ह्यूमिलिएशन और गुस्से वाला माहौल बना हुआ था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी करंट लीडरशिप ही कमजोर है जो वेस्टर्न पावर्स का मुकाबला ही नहीं कर सकती। अब इसी पॉलिटिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट की वजह से और पहले से चली आ रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते क्या होता है कि 1968 में बाथ पार्टी और इराकी मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स एक साथ मिलकर फिर से बगदाद में एक कू करते हैं, एक ब्लडलेस कू, और दोबारा से बाथ पार्टी आ जाती है पावर में। बाथ पार्टी के पावर में आने के बाद अहमद हसन अल बकर बन जाते हैं इराक के प्रेसिडेंट और सद्दाम भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाता है। यानी सद्दाम रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी बन जाता है और इराकी इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी सद्दाम के कंट्रोल में आ जाती हैं। अगले 10 सालों में बाथ पार्टी में सद्दाम अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि उसके बिना गवर्नमेंट को चला पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक भी इराक का जो ऑयल था, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स था इराक का,
उस पर मोस्टली अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज का ही कंट्रोल चल रहा था। लेकिन जब 1970s का दौर शुरू होता है तो सद्दाम क्या करता है कि वो इराक में जो फॉरेन ऑयल कंपनीज थी उनको नेशनलाइज करना शुरू कर देता है। और ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। किसके लिए? बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। क्योंकि 1973 में इजराइल और इन दोनों देशों के बीच में वॉर हुई थी, यम किपुर वॉर, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के जो सबसे बड़े ऑयल सेलर थे उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को सेल किए जाने वाले ऑयल पर लिमिट लगा दी थी, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस लगभग 300% बढ़ गए थे। यानी $3 पर बैरल से जो प्राइस था वो सीधा $12 पर बैरल तक पहुंच चुका था। और यहीं से इराकी गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देती है। इसके बाद फिर 1973 से लेट 1970s तक इराक का गोल्डन पीरियड शुरू होता है। इस टाइम पीरियड के दौरान इराक में मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं, मास एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, रोड्स, पावर और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाता है और औरतों की लिटरेसी पर भी काम किया जाता है। यू वॉट बिलीव कि 1979 तक आते आते जो इराक था वो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग अरब नेशंस की रिचेस्ट कंट्रीज में से एक बन चुका था। लेकिन अब एक ऐसा दौर शुरू होने वाला था जिसमें सद्दाम हुसैन एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर बनने की ओर बढ़ने वाला था। और इसकी बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए लगभग पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ही इसके अगेंस्ट खड़ा होने वाला था। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे इराक के इस छोटे से गांव का एक लड़का जिसके पास ना पैसा था ना पावर थी, धीरे धीरे पॉलिटिक्स, कू और फियर के जरिए इराकी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर घुसता चला गया। हमने देखा था कि कैसे बाथ पार्टी का सहारा लेकर, कैसे असासिनेशन अटेम्प्ट करने के बाद और कैसे जेल से भागकर सद्दाम हुसैन इराकी पावर स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना और कैसे 1970s में इराक का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ था जिसमें इराकी ऑयल नेशनलाइजेशन, इकोनॉमिक बूम और डेवलपमेंट देखने को मिली थी। लेकिन अब वीडियो के इस पार्ट में कहानी शुरू होती है उस दौर की जहां पर सद्दाम हुसैन सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट रूलर बनने वाला था और उसको रोकने के लिए वेस्टर्न पावर्स उसके अगेंस्ट खड़ी होने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 1975 के दौरान इराक के पावर स्ट्रक्चर में एक क्लियर शिफ्ट देखने को मिल रहा था। कहने के लिए तो प्रेसिडेंट अल बकर था, लेकिन स्टेट का जो रियल कंट्रोल था वो सद्दाम हुसैन के हाथ में आ चुका था। यानी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस सिस्टम्स, पार्टी सर्वेलेंस और अरेस्ट सिस्टम, सब कुछ। अब इसी टाइम पीरियड के दौरान एक और ड्रामा शुरू किया जाता है और वो ड्रामा ये था कि सद्दाम हुसैन को मिलिट्री स्टाइल स्टेटस और ऑनररी टाइटल्स देने शुरू किए जाते हैं ताकि आर्मी और पब्लिक को ये सिग्नल जा सके कि भाई देश की आर्मी के ऊपर भी गवर्नमेंट की डोमिनेंस है, सद्दाम हुसैन की डोमिनेंस है। इसके बाद 1979 में जो इराक के प्रेसिडेंट थे अल बकर, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं। लेकिन इस बार रीजन कोई मिलिट्री कू नहीं था बल्कि उनके ऊपर सद्दाम हुसैन का पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर था। ओके, सो नाउ सद्दाम हुसैन इराकी गवर्नमेंट की टॉप पोजीशन पर आ चुका था, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इराक। और टॉप पोजीशन पर आते ही सद्दाम हुसैन जो सबसे पहला काम करता है वो होता है बाथ पार्टी के अंदर जो भी राइवल थे, जो भी दुश्मन थे पार्टी के, उनको साफ करना। जिस दिन सद्दाम इराक का प्रेसिडेंट बना था ना, उसे सिर्फ 6 दिन बाद ही यानी 22 जुलाई को सद्दाम बगदाद के इस हॉल में बाथ पार्टी के सीनियर और मिड लेवल के लीडर्स की एक मीटिंग बुलाता है और अनाउंस करता है कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इराक को सीरिया के कंट्रोल में देना चाहते हैं। इसके बाद फिर इस हॉल में लगभग 68 लोगों के नाम पढ़े जाते हैं, उनको कस्टडी में लिया जाता है, स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं, ट्रायल शुरू किए जाते हैं और कुछ ही हफ्तों के अंदर 21 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और बाकियों को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। और हाँ, ऐसा नहीं था कि सद्दाम सिर्फ बाथ पार्टी के अंदर की ही सफाई कर रहा था। इसके अलावा इराक में जो रेडिकल शिया ग्रुप्स थे उनको भी टारगेट किया जा रहा था और हजारों ही लोगों को भी इलीगली अरेस्ट, टॉर्चर और डिसअपीयर भी किया जा रहा था। मतलब सद्दाम ये इंश्योर कर रहा था कि कोई भी ऐसा बंदा ना बचे जो आगे जाकर
उसके अगेंस्ट खड़ा हो सके। लेकिन सद्दाम की इसी मेंटालिटी की वजह से जो सद्दाम 1970s की स्टार्टिंग में एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर और रिफॉर्म करने वाला लीडर लग रहा था, वही सद्दाम अब 1980s में एक पावर ऑब्सेस्ड और जबरदस्ती के साथ रूल करने वाला डिक्टेटर बन चुका था। तो चलिए अब थोड़ा सा ईरान की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम उसको सद्दाम हुसैन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो लेट 1970s में क्या होता है कि ईरान में होता है एक इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसमें प्रो वेस्टर्न रूलर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को पावर से हटा दिया जाता है और ईरान की जो पावर थी वो आ जाती है इनके हाथ में। अब ये कौन थे? ये थे एक शिया मुस्लिम। लेकिन ईरान में अब जो ये पावर शिफ्ट हुआ था, इसकी वजह से इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट पैदा हो चुका था, क्योंकि इराक की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो भी शिया मुस्लिम थी, लेकिन इराक की जो पॉलिटिकल पावर थी वो थी बाथ पार्टी और सद्दाम हुसैन जैसे सुन्नी मुस्लिम्स के कंट्रोल में। और इनका कहना ये था कि बाकी देशों में भी जो पॉलिटिकल पावर है उसको हासिल करने के लिए ऑप्रेस्ड शिया मुस्लिम्स को एक साथ मिलकर खड़े होने चाहिए, फिर चाहे वो देश इराक हो, बहरीन हो या फिर लेबनान हो। यानी इनकी विचारधारा इराक में बाथ पार्टी के लिए एक इन्वेजन की तरह बन चुकी थी, जिससे ये डर पैदा हो चुका था कि कहीं ईरान से मोटिवेट होकर हमारे यहाँ पर यानी इराक में जो शिया मुस्लिम्स हैं वो रिवोल्ट न कर दें। और इसी इनसिक्योरिटी और रीजनल डिस्टर्बेंस के चलते सद्दाम प्लान करता है कि हम करेंगे ईरान पर हमला। और फिर शुरुआत होती है ईरान इराक वॉर की, जो कि अगले 8 साल तक चलती है। लेकिन इस वॉर में अमेरिका इराक के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो अमेरिका इराक को इनडायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका के लिए इराक से ज्यादा बड़ा खतरा ईरान था। खैर 8 साल बाद जब ईरान इराक वॉर खत्म होती है तो दोनों ही देशों का इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। 5 से 10 लाख लोग मारे जा चुके थे और लाखों ही लोग जख्मी हो चुके थे। अब जो ये ईरान इराक वॉर हुई थी ना, इसमें इराक ने कुवैत और बाकी गल्फ कंट्रीज से बिलियन ऑफ डॉलर्स का कर्जा लिया था। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ कुवैत की बात करें तो इराक ने कुवैत से 8 से 14 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया था और अब सद्दाम ये चाह रहा था कि उस कर्जे को माफ कर दिया जाए, लेकिन कुवैत ऐसा करने से साफ मना कर देता है। अब इस टाइम पर सद्दाम बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि देश की इकोनॉमी का तो पहले से ही बुरा हाल हुआ पड़ा था और ऊपर से अब उसको अपने ऊपर इतना सारा कर्जा भी नजर आ रहा था। अब ऐसे टाइम पर सद्दाम क्या करता है कि ये ढूंढता है बहाने। ये बोलता है कि कुवैत वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा ऑयल सेल कर रहा है बाकी अरब कंट्रीज के मुकाबले, जिसकी वजह से जो ऑयल के प्राइस हैं वो कम हो रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सद्दाम ये भी क्लेम करता है कि कुवैत कोई अलग देश नहीं है, ये हमारा ही हिस्सा है। वो तो ब्रिटिशर्स ने इसको एक अलग कंट्री बना दिया था, अदरवाइज ये हमारा ही पार्ट होता। तो पैसा, ऑयल और पावर के लिए फाइनली 2 अगस्त 1990 को इराक कुवैत पर हमला कर देता है और लगभग 2 दिन के अंदर ही पूरे कुवैत पर अपना कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कुवैत पर कंट्रोल करने की वजह से लगभग पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ही सद्दाम के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर हम उस टाइम की सिचुएशन को देखें तो दुनिया में एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन चुका था, जिसमें सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुकी थी और अब सिर्फ एक ही सुपर पावर एग्जिस्ट कर रही थी, एंड दैट वाज अमेरिका। अब ऐसे टाइम पर जब सद्दाम कुवैत पर कंट्रोल कर चुका था तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा था कि अगर बड़ी कंट्रीज चाहें तो फोर्सफुली छोटी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले सकती हैं। और इस टाइम पर अमेरिका अपने आप को उस क्लास टीचर की तरह देख रहा था जिसका काम होता है पूरी क्लास में शांति और डिसिप्लिन को बनाए रखना। इसके अलावा अगर हम एनर्जी और ऑयल सिक्योरिटी की बात करें तो सद्दाम का कुवैत पर कंट्रोल करना वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी पैदा कर चुका था, क्योंकि इराक जैसा देश जो कि पहले से ही एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर था, अगर कुवैती ऑयल पर भी कब्जा कर लेता तो दुनिया के लगभग 20% से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स पर सद्दाम का कंट्रोल आ जाता। अब सद्दाम की बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि अमेरिका और अमेरिकन अलाइज इराक पर भर भर कर सैंक्शंस लगाने शुरू कर देते हैं। पर्शियन गल्फ में नेवल ब्लॉकेज लगा दिए जाते हैं, जिसके साथ इराक के इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाते हैं बंद और फॉरेन करेंसी इनफ्लो भी ऑलमोस्ट हो जाता है 0। कुवैत पर कंट्रोल करने के बाद अब इराकी फोर्सेस सऊदी अरेबिया की बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी और अब सऊदी अरेबिया को इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं अब ऑयल के चक्कर में सद्दाम हमारे ऊपर हमला न कर दे।
इसलिए सऊदी अरेबिया अमेरिका को रिक्वेस्ट करता है कि आप अपनी मिलिट्री फोर्सेस को हमारे यहाँ पर डिप्लॉय करो, यहाँ पर सिचुएशन खतरनाक बनती जा रही है। इसके बाद फिर 7 अगस्त 1990 से अमेरिकन और अमेरिकन अलाइज फोर्सेस सऊदी अरेबिया में पहुंचना शुरू करती हैं। 5 महीने तक प्लानिंग की जाती है और फाइनली 17 जनवरी 1991 को शुरू किया जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस ऑपरेशन में पहले कुवैत पर हैवी एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं और कुछ ही देर बाद ग्राउंड इन्वेजन शुरू की जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पार्ट पता क्या होता है? जैसे जैसे अमेरिकन और अमेरिकन अलाइज फोर्सेस कुवैत में आगे बढ़ना शुरू करती हैं तो सद्दाम हुसैन अपनी फोर्सेस को ये ऑर्डर देता है कि कुवैत में जो तेल के कुएं हैं उनमें आग लगाना शुरू कर दो। हालांकि ग्राउंड इन्वेजन के बाद लगभग 100 घंटों के अंदर ही इराकी फोर्सेस को कुवैत से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन जाते जाते इराकी फोर्सेस कुवैत में लगभग 1000 तेल के कुओं में से 600 से 700 कुओं में आग लगा चुकी थी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा धुआं पैदा हो रहा था कि दिन के टाइम पर भी ऐसा लगता था जैसे अंधेरा हो चुका हो। गल्फ वॉर खत्म होने के बाद अमेरिकन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रेजोल्यूशन 687 पास किया जाता है। इराक पर और भी ज्यादा हैवी सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं और इराक को बोला जाता है कि उनके पास जो भी केमिकल बायोलॉजिकल वेपन है उनको खत्म करे। अब अगर देखा जाए तो इराक के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगाए गए थे, लेकिन उन सैंक्शंस का जो सबसे ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ रहा था वो पड़ रहा था इराक की इकोनॉमी पर और वहाँ के आम लोगों पर। आप हैरान हो जाओगे कि 1990s के एंड तक आते आते इराक के लोगों की जो एवरेज सैलरी, न्यूट्रिशन लेवल और चाइल्ड मोर्टेलिटी जैसे जो पैरामीटर्स थे ना, वो उस टाइम के लेवल से भी ज्यादा नीचे गिर चुके थे जब 1950s में इराक में मोनार्की हुआ करती थी और उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। अब जो हमने पहले बात की थी ना कि गल्फ वॉर के बाद इराक को अपने वेपन्स खत्म करने के लिए बोला गया था, तो उसी के रिलेटेड इराकी गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस को फॉर्मली रिटन एक डिक्लेरेशन देती है जिसमें बताया जाता है कि इराक के पास लिमिटेड वेपन्स थे, उनमें से ज्यादातर वॉर में यूज हो चुके हैं और जो बचे हैं उनको धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है और आज के टाइम पर इराक में कोई भी एक्टिव वेपन प्रोग्राम नहीं चल रहा है। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान जब यूएन इंस्पेक्टर्स के द्वारा इराक में इंस्पेक्शंस की जाती हैं तो बहुत सारे डाउट्स सामने निकल कर आते हैं, जैसे कि कई सारी फैसिलिटीज ऐसी मिलती हैं जिनके बारे में इराकी गवर्नमेंट ने अपने डिक्लेरेशन में नहीं बताया था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग पाए जाते हैं, साइंटिस्ट्स की स्टेटमेंट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस पाई जाती हैं। कभी यूएन इंस्पेक्टर्स को सेंसिटिव साइट्स पर जाने से रोका जाता है तो कभी उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने में देरी की जाती है। यानी ये सब कुछ चल रहा था। यूएन इंस्पेक्टर्स के काम को स्लो करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन सिचुएशन तब ज्यादा खराब हो जाती है जब 1998 में यूएन इन्वेस्टिगेटर्स को की प्रेसिडेंशियल और मिलिट्री साइट्स में एंटर होने से रोक दिया जाता है और इराक कहता है कि हमारे यहाँ पर इंस्पेक्शंस का मिसयूज हो रहा है, कुछ लोग हमारी जासूसी कर रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका, इसलिए अब हम यहाँ पर कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होने देंगे। अब यहाँ से क्या पैदा होता है? डाउट ये कि अगर इराक के पास और भी ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह थी तो उसने अपने डिक्लेरेशन में सब कुछ क्यों नहीं बताया, और अगर अब इराक के पास कुछ नहीं है, कोई भी एक्टिव वेपन प्रोग्राम नहीं है, तो वो हमें इंस्पेक्शंस क्यों नहीं करने दे रहा। इसी डाउट और टेंशन भरे माहौल में 16 दिसंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम एक साथ मिलकर इराक में ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स लॉन्च करते हैं, जिसमें एयर स्ट्राइक्स के थ्रू इराक के मिलिट्री बेसिस, वेपन फैसिलिटीज और कमांड सेंटर्स को टारगेट किया जाता है। अब इस अटैक के बाद यूएन इन्वेस्टिगेटर्स का इराक में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना दोबारा से, इसका तो कोई चांस ही पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि माहौल बहुत गर्म हो चुका था यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और इराक के बीच में। इसलिए 1998 से 2002 तक इराक पूरी तरह से एक इंस्पेक्शन ब्लैकआउट में चला जाता है। यानी दुनिया को सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी, लेकिन उन रिपोर्ट्स की ग्राउंड वेरिफिकेशन करने का कोई तरीका नहीं था। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के द्वारा अमेरिकन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक किया जाता है। 2001 के बाद अमेरिका ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर हमें किसी होस्टाइल रजीम पर कोई डाउट हो तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि पहले वो कुछ करे तो हम अपना रिएक्शन दें।
ऐसा करना तो अपने आप में ही एक बड़ा रिस्क होगा। इसलिए इराक, जो पहले से ही इंस्पेक्शंस को रोक चुका था, उसको एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखा जाने लगा। 2001 से 2003 के दौरान अमेरिका और अमेरिकन अलाइज के द्वारा ये नैरेटिव पुश किया जाने लगा कि इराक बार बार इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहा है। हो सकता है कि सद्दाम के पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकता है कि इराक न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा हो और फ्यूचर में वो वेपन्स किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाएं। अब इसी फियर, रिवेंज और डाउट के चलते मार्च 2003 में इराक वॉर की शुरुआत होती है, जिसमें अमेरिका और अमेरिकन अलाइज इराक पर एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। जल्दी ही ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू की जाती है और जैसे जैसे अलाइड फोर्सेस इराक में आगे बढ़ना शुरू करती हैं तो सद्दाम हुसैन, उसकी फैमिली और बाथ पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देश को छोड़कर बाहर जाने का तो कोई चांस ही नहीं था। अमेरिका ने पूरी नजर बनाकर रखी हुई थी बॉर्डर्स पर। अब जो ये इराक वॉर थी, इसमें लगभग 3 हफ्तों के अंदर ही प्रैक्टिकली सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी थी और इराक की जो मेजर सिटीज थी वो अमेरिका और अमेरिकन अलाइज के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि जब अमेरिकन और अमेरिकन अलाइज ने इराक पर कंट्रोल करना शुरू किया था तो सद्दाम हुसैन, उसकी फैमिली और बाथ पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे। तो अब उन्हीं को ढूंढने के लिए और एलिमिनेट या कैप्चर करने के लिए इराक में मिलिट्री फोर्सेस को ये ताश के पत्ते दिए गए थे, जिन पर 52 मोस्ट वांटेड लोगों की फोटोज प्रिंट की गई थी और इन पत्तों पर हुक्म का इक्का दिखाया गया था सद्दाम हुसैन को। इराक वॉर शुरू होने से लगभग 9 महीने बाद सद्दाम हुसैन को ढूंढने के लिए एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन रेड डॉन। और इसी ऑपरेशन के दौरान सद्दाम की जान पहचान वाला बंदा उसकी लोकेशन रिवील कर देता है और फाइनली सद्दाम को पकड़ लिया जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक या फेमस डिक्टेटर्स में से एक सद्दाम हुसैन को जमीन के अंदर से एक छोटे से गड्ढे में से निकाला गया था, वो भी ऐसी हालत में। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ये सद्दाम के लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। खैर, अरेस्ट करने के बाद सद्दाम को बगदाद के प्रॉपर कैंप में रखा जाता है। लगभग 1 साल 10 महीनों के बाद उसकी बारी आती है जब उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, लेकिन कोर्ट में जाकर सद्दाम कोर्ट की लेजिटिमेसी को ही रिजेक्ट कर देता है। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा सुनाई जाती है और 1 महीने बाद ही सद्दाम को बगदाद के कैंप जस्टिस में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद कई सारी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो इराक में कोई केमिकल स्टॉक पाइल्स पाए गए थे, ना ही बायोलॉजिकल वेपन्स और ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम के कोई साइन पाए गए थे। और बाद में तो इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी कहा कि 2003 में इराक में कोई भी एक्टिव वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम नहीं था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये सभी कंक्लूजन्स इराक वॉर होने के बाद बताए जा रहे थे। इराक में सद्दाम की रिजीम के गिरने के बाद इराकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो चुके थे, आर्मी डिसॉल्व हो चुकी थी और अब इराक रिलीजियस वायलेंस, इंसर्जेंसीज और इंस्टेबिलिटी के एक नए ट्रेजिक फेज में एंटर हो चुका था। इराक वॉर में सद्दाम का रूल तो इराक से खत्म हो चुका था, लेकिन जो सवाल उस वॉर ने पैदा किए थे, यानी इंटेलिजेंस फेलियर, अनप्रूवन थ्रेट्स के अगेंस्ट वॉर और सिविलियन कॉस्ट, वो आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिंदा हैं। Yeah. So what if